हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। मैं व्यास नारायण साहू और आज आपके लिए लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ का प्रश्न। जी, ये हमारा जो वीडियो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 11 है दोस्तों। और इसमें आज हम छत्तीसगढ़ के जो भूगोल है, लोक कला है, संस्कृति है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हम जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारी जो एक्यूरेसी है और हमारे जो नॉलेज है उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि इससे ये होता है कि क्वेश्चन गलत होने का जो चांस है वो कम होते जाता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम हालांकि इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही लेते हैं दोस्तों, लेकिन इस 20 क्वेश्चन से रिलेटेड ही हम बहुत सारा क्वेश्चन कर लेते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ये हमारा इस वीडियो से कवर हो जाता है 20 क्वेश्चन से ही, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को और अलग अलग तरीके से भी बताते हैं, उसके ऑप्शन के हिसाब से भी हम इसमें देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मेले एवं उसकी तिथि से सुमेलित नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिए, नहीं है बोला है। तो सबसे पहले देखते हैं, गिरौदपुरी मेला फाल्गुन मास, ये सही है। महादेव घाट जो मेला होता है वो कार्तिक मास में होता है, ये भी सही है। शिवरी नारायण मेला आषाढ़ मास, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाए, ये जो जोड़ी हो जाएगा वो हो जाएगा गलत, क्योंकि जो शिवरी नारायण का मेला होता है वो माघ पूर्णिमा में होता है। राजिम मेला है वो भी माघ पूर्णिमा में ही होता है, तो ये सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो शिवरी नारायण का मेला है वो कब होता है, माघी पूर्णिमा में ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस रूपांकन कला में भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो भ्रष्ट मोम पद्धति आपको बताना है कि कौन से कला में प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, जो जनजाति शिल्प कला होता है या जनजाति जो कलाएं होती है शिल्प कला में, वो उसको लगभग 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मिट्टी शिल्प कला, दूसरा होता है धातु शिल्प कला, तीसरा होता है बांस, चौथा होता है काष्ठ और पांचवे होता है छिंद पत्ते शिल्पकला। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें जो धातु शिल्पकला होता है उसको फिर से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे घड़वा शिल्पकला, ढोकरा शिल्पकला, लोहा शिल्पकला, इस प्रकार से इसको बांटा जाता है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि भ्रष्ट मोम पद्धति का यूज़ किस में होता है, भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग। तो भ्रष्ट मोम जो पद्धति होता है उसका जो यूज़ होता है घड़वा कला में होता है, घड़वा शिल्प कला में। और ये जो घड़वा शिल्प कला का जो मैक्सिमम एरिया बस्तर और कोंडागांव में देखने को मिलता है। रायगढ़ के जो झारा जनजाति होते हैं वो भी कांस्य शिल्प कला से ही संबंधित है। इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है इसमें कि घड़वा कला में, घड़वा शिल्प कला में कांस्य की मूर्ति का ही निर्माण होता है, ध्यान में रखिए, कांस्य की मूर्ति का निर्माण होता है और इसमें भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिए। जो मैंने पहला मिट्टी शिल्प कला बताया, मिट्टी शिल्प कला को रजवार भित्ति शिल्प कला भी बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। घड़वा शिल्प कला में ही भ्रष्ट मोम पद्धति का यूज होता है, या कांस्य मूर्ति भी बोला जाए तो भी यही आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य के देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। तो स्वतंत्रता के पश्चात 1 जनवरी 1948 को हमारा जो आंसर हो जाएगा सही पहला वाला ऑप्शन, 1 जनवरी 1948 को ही छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासतें थी उसको भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और ये शामिल या विलय कराने के लिए क्या बनाया गया था, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ 1947 में इसका गठन किया गया था। और इसी के थ्रू छत्तीसगढ़ में जो रियासतें थी उनको भारत संघ में या भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। कब सम्मिलित किया गया था, 1 जनवरी 1948 को शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। और ये जो जितने भी रियासतें थी उनमें सबसे बड़ा जो रियासत था वो बस्तर रियासत था, और सबसे छोटी रियासत थी वो शक्ति रियासत थी, ये भी आप इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलमदेई नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है। तो बलमदेई नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, सात देवधारा जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है, ये महासमुंद में है।
कहाँ है? महासमुंद में। 7 देवधारा जलप्रपात। पहला देख लेते हैं कोटली जलप्रपात। तो कोटली जलप्रपात कहाँ है? कन्हर नदी पर है, बलरामपुर। ये बलरामपुर कन्हर नदी पर है। 7 धारा जलप्रपात, तो 7 धारा जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। 7 धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी जो कि बीजापुर में है, इसमें बना हुआ है। अमृत धारा जो जलप्रपात है वो हसदेव नदी पर मतलब कोरिया में बना हुआ है। इस जो अमृत धारा जो जलप्रपात है, अमृत धारा जलप्रपात है ये कोरिया में है, हसदेव नदी में, और इसी के आसपास तापसी बाबा का भी आश्रम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तापसी बाबा का आश्रम है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 7 धारा जलप्रपात है, 7 धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है जो कि बीजापुर में है, और इसकी जो तुलना है बेड़ा घाट के समान सुंदरता के लिए, बेड़ा घाट जो जलप्रपात है जो जब एमपी में है उससे तुलना की जाती है। तो 7 धारा इसलिए सुंदरता के नाम से फेमस है क्योंकि इसमें 7 धाराएं मिलती है, जैसे शिव धारा, चित्रधारा, इस टाइप से 7 धाराएं मिलती है। तो इसकी तुलना बेड़ा घाट की सुंदरता से की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण से बनता है? तो डोरसा मिट्टी में आप सभी को पता है दोस्तों कि डोरसा मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी और प्लस काली मिट्टी, इन दोनों का मिश्रण होता है। तो लाल पीली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? मटासी बोलते हैं स्थानीय नाम में, और प्लस कन्हा या ये जो काली मिट्टी है उसको कन्हार या भर्री या रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर के हिसाब से जैसे कन्हार मिट्टी ले लेते हैं हम, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मटासी प्लस कन्हार मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो होता है इसमें इसकी जो प्रमुख फसल होती है धान, अलसी, ये सब इसका प्रमुख फसल है, और छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा देखते हैं कन्हर मिट्टी या काली मिट्टी। ये जो काली मिट्टी है वो मैकल श्रेणी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, और इसकी जो मुख्य फसल है वो गन्ना, कपास, ये सब इसकी मुख्य फसलें हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा और वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखिएगा, क्योंकि आपको इतना याद हो जाना चाहिए दोस्तों कि देखते ही क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाए। तो ये डोरसा मिट्टी किन दोनों मिट्टियों की है? मटासी प्लस कन्हार, ये दोनों मिट्टियों की मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसमें निगेटिव क्वेश्चन है ये भी कि सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी नदी है कि नहीं है, निवरा नदी है, नारंगी नदी भी है, लेकिन ये कांगेर नदी क्या है? इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि ये सबरी नदी की सहायक नदी, ध्यान में रखिए, सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महानदी की सहायक नदी नहीं है। फिर से निगेटिव क्वेश्चन, महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो अरपा नदी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि ये शिवनाथ नदी के सहायक नदी है। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। जो ईब नदी वो जसपुर के पंडरापाट से या जसपुर से निकलती है। मान नदी जो है मान नदी भी जो है महानदी की सहायक नदी ही है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा अरपा नदी जो पेंड्रा लोरमी के पठार से ही निकलती है। खोंडरा की पहाड़ी बोला जाता है, वहाँ से निकलती है। तो ये इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अरपा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो राजकीय प्रतीक चिन्ह आप सभी को पता होगा, ये इस टाइप में होता है और इसमें 36 ठोक ऐसा वो बना हुआ था, किला बना हुआ है। साथ में यहाँ पर जो धान की बालियाँ हैं ऐसे ऐसे, और इसमें जो ऊर्जा का संचार का भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो छत्तीसगढ़ का एक प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, जिसको कब में अपनाया गया था? 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाया गया था। याद रखिएगा 4 सितंबर 2001। इसमें एक चीज़ ध्यान में ये भी रखिएगा कि इसमें साल वृक्ष शामिल नहीं है। साल वृक्ष जो है इसमें शामिल नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जो वृक्ष है वो शामिल है कि नहीं। तो साल वृक्ष शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट, जो 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। हर्बल स्टेट घोषित हुआ है छत्तीसगढ़ 4 जुलाई 2001 को। तो डेट वाइज जो भी चीज़ मेरे से बन सकता है मैं बताता हूँ दोस्तों, तो आप उस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के निम्न में से सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली जिला कौन सा है, धमतरी हो जाएगा। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा में धमतरी और सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा में बलरामपुर, क्योंकि जो बलरामपुर है वो हमारे जो यूपी एमपी झारखंड ये सभी से लगा हुआ है। यूपी एमपी झारखंड ये सभी राज्यों से लगा हुआ है, और जो धमतरी है वो ओनली उड़ीसा से लगा हुआ है। तो इसमें जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा जो है धमतरी ही बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा को निर्धारित करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे दक्षिण, छत्तीसगढ़ की सबसे दक्षिणी सीमा को कौन निर्धारित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा हमारी जो छत्तीसगढ़ है, हमारा छत्तीसगढ़ है, उसकी दक्षिणी सीमा को ही निर्धारित करता है। और आंध्र प्रदेश एक ऐसा भी राज्य है जो छत्तीसगढ़ से सबसे कम सीमा से लगा हुआ राज्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ है, छत्तीसगढ़ के सबसे मतलब छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य देखा जाए तो भी आंध्र प्रदेश है, और दक्षिणी सीमा को निर्धारित करने वाले राज्य में भी आए तो ही हमारा आंध्र प्रदेश ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाली में स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस शासक द्वारा करवाया गया। तो पाली में स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था, यह है हमारा जाजल्यदेव प्रथम द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था। तो दोस्तों जो पाली में स्थित शिव मंदिर है इसका जो निर्माण कार्य देखा जाए तो विक्रमादित्य द्वारा, निर्माण कार्य किसके द्वारा, विक्रमादित्य द्वारा, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार देखा जाए तो जाजल्यदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। तो जाजल्यदेव जो है कलचुरी शासक थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा। धनकुल के गीत किस प्रकार के लोकगीतों के वर्गीकरण में आएंगे, इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो बुक है उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो धनकुल जो है किस प्रकार के लोकगीतों में आएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा धर्म पूजा गीत। मैं इसमें एक और फैक्ट बताता हूँ कि जो धनकुल गीत है उसमें 4 जगार है, 4 जागर या जगार बोला जाता है, जिसमें बोलते हैं एक आठे जागर या आठे जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार, एक वाली जगार, ये 4 प्रकार के जगार हैं। इसमें कभी कभी बीच में ये भी होता है दोस्तों कि बीच बीच में एक गीत भी गाया जाता है जिसको चाखना करके बोलते हैं, चाखना गीत। चाखना गीत भी बीच बीच में गाया जाता है जो कि हास्य या इस प्रकार से संबंधित होता है, मतलब मनोरंजन से संबंधित होता है। तो आप इसके बेस पर मनोरंजन इसमें आंसर टिक नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल धनकुल के बारे में पूछा गया है तो ये धर्म से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि धनकुल जो गीत होता है उसके बीच में चाखना गीत भी कभी कभी गाया जाता है बीच बीच में। तो ये जो कि मनोरंजन के लिए ही फेमस है, मनोरंजन के लिए ही चाखना गीत को गाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो धनकुल गीत के लिए हमारा सही आंसर धर्म पूजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की धुरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सी है। तो धुरवा जनजाति द्वारा परब नृत्य किया जाता है। धुरवा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य, परब नृत्य। ये जो परब नृत्य है वो सैन्य नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, सैन्य नृत्य। जो दमनच है, दमनच जो है कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है, जसपुर एरिया में फेमस है। तो दमनच जो है कोरवा जनजाति, और सबसे भयानक या सबसे खतरनाक जो नृत्य है वो दमनच नृत्य को ही बोला जाता है। तीसरा है सैला नृत्य। सैला नृत्य जो है बैगा और गोंड द्वारा किया जाता है, और ये जो है दीपावली के अवसर पर ही किया जाता है। लास्ट है हमारा डंडारी नृत्य। तो जो डंडारी नृत्य है वो भतरा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। भतरा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि डंडारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, भतरा जनजाति, या डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो होली के अवसर पर किया जाता है। तो सभी तरफ से आपको याद रखना है दोस्तों इसमें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारी जो एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी, और हमारा जो क्वेश्चन गलत होने का जो चांस है वो नेग्लिजिबल या बहुत कम ही हो जाएगा दोस्तों। तो ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और वीडियो में अंत तक ही बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खल्लारी के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो खल्लारी के विष्णु मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो किन्होंने कराया था, देवपाल नामक मोची ने। निर्माण देखें तो देवपाल नामक मोची ने ही कराया था।
और ये किसके शासनकाल में होता? ब्रह्मदेव के ही शासनकाल में हुआ था। देवपाल मोची ने लगभग 1415 ईस्वी के आसपास ही इसका निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ है? पाली का खल्लारी का विष्णु मंदिर महासमुंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव ने करवाया था। ये गोपला हो गया है, एक्चुअल में ये गोपाल देव है दोस्तों। गोपाल देव द्वारा कराया गया था। भोरम देव मंदिर है वो गोपाल देव द्वारा लगभग 1089 ईस्वी में ही कराया गया था। और ये जो गोपाल देव है वो कवर्धा के फड़ी नाग वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के कबीरपंथी प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में निम्नलिखित में से स्थानों पर मेले का आयोजन करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो कबीरपंथी है उनके लिए दो ही जगह फेमस है, एक होता है कुदुरमाल, दूसरा होता है दामाखेड़ा। तो दामाखेड़ा आप सभी को पता है, लेकिन कुदुरमाल बहुत लोग को डाउट जाता है। तो कुदुरमाल में क्या हुआ था कि जो कबीरपंथी के जो गुरु है वो एक गुरु जो है कुदुरमाल में अपना जगह वो किए थे, प्रारंभ किए थे, और एक दामाखेड़ा में, जैसे दामाखेड़ा में अभी बोला जाता है कि पंथश्री प्रकाश मुनि नाम साहेब जो है यहाँ के गुरु है। तो दामाखेड़ा और कुदुरमाल दोनों जगह कबीरपंथियों का आश्रम वो बना हुआ है, और जो कि यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? अ और स वाला। अ और स वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघनाद पर्व किस छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो मेघनाद पर्व किससे संबंधित है? जो है गोंड जनजाति से संबंधित है। मेघनाद पर्व किससे संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। और ये जो मेघनाद पर्व है वो फाल्गुन मास में किया जाता है। फाल्गुन मास में ये इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में गोंचा पर्व कब मनाया जाता है? तो बस्तर का जो गोंचा पर्व है वो आषाढ़ मास में मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, आषाढ़ मास में। इसमें एक्चुअल में ये भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा भी निकाला जाता है इसमें, उसी के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सोनहा बिहान नाचा पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? सोनहा बिहान नाचा पार्टी, तो सोनहा बिहान नाचा पार्टी से कौन संबंधित है? हमारे दाऊ महासिंह चंद्राकर। दाऊ महासिंह चंद्राकर जी है वो छत्तीसगढ़ में सोनहा बिहान नामक नाचा पार्टी के संस्थापक है। और दाऊ महासिंह चंद्राकर को नाचा का भीष्म पितामह भी बोला जाता है। नाचा का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो है कौन है नाचा में बोले जाए तो दाऊ महासिंह चंद्राकर। दूसरा देख लेते हैं इसमें, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी है वो रवेली नाचा पार्टी से संबंधित है। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक है। ये 1971 में इसका गठन किया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम नाचा पार्टी भी होता है। रवेली नाचा पार्टी जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम नाचा पार्टी भी है। नेक्स्ट है रामचंद्र देशमुख। तो रामचंद्र देशमुख द्वारा दो नाचा पार्टी, एक चंदैनी गोंदा बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच। ये दोनों चीज़ का जो संस्थापक है वो रामचंद्र देशमुख है। दाऊ महासिंह चंद्राकर तो हम देख ही लिए, सोनहा बिहान से है। और जो हबीब तनवीर है, हबीब तनवीर को 2002 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया था दोस्तों। किसके लिए? लोक कला जगत के लिए, ये भी याद रखिएगा, लोक कला जगत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के उपन्यासकार है, प्रथम उपन्यासकार। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार शिवशंकर शुक्ल हुए हैं दोस्तों। इनके जो रचनाएं हैं, दियना के अंजोर है, मोंगरा है, दियना के अंजोर, मोंगरा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। दूसरा देख लेते हैं इसी में और भी क्वेश्चन, जैसे बंसीधर पांडे। तो बंसीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है, हीरू की कहानी जैसे है। हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरणाचार्य बोलते हैं, या छत्तीसगढ़ के पाणिनि भी हीरालाल काव्योपाध्याय के ही बोला जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एक लास्ट भी क्वेश्चन है हमारे पास कि छत्तीसगढ़ जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक हमेशा देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें। और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चन के साथ दोस्तों। और हम जितना वीडियो बनाते जाएंगे उसमें अब हम इजी से मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड लेवल भी में भी चलेंगे, क्योंकि हम जो अब जो क्वेश्चन लाएंगे वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है और भी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू।